हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का एडू अरबर पर स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 10 में हम लोग पढ़ेंगे कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार किस तरह से प्रतिबिंब का चिन्ह रखेंगे, किस तरह से वस्तु की लंबाई का चिन्ह रखेंगे, किस तरह से उसकी फोकस दूरी का निर्धारण करेंगे, इसका हम आज पढ़ेंगे। और रेखीय आवर्धन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण के लिए गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। देखिए, हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण के लिए जो चिन्ह परिपाटी हम लोगों ने बना रखी है, जैसे हर एक नियम बनाया जाता है, तो उस नियम को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही उस पर आधारित ये न्यूमेरिकल हो सकता है। तो हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो तरह से हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो दोनों के लिए हम बता रहे हैं, पहले एक अवतल के लिए बता रहा हूँ, फिर उत्तल के लिए बता रहा हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ये P आपका ध्रुव हो गया मुख्य अक्ष। दर्पण को हम मान ले रहे हैं ये M1 M2, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण ये मान लिया फोकस बिंदु हो गया, और ये वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र हो गया। अच्छा, अब देखिए, हमारा ये बाय कन्वेंशन ये हम लोग मानते हैं कि प्रकाश बाएं से दाएं तरफ आपतित हो रहा है। ये लगभग आपको जितने भी फिगर्स मिलेंगे सब में यही फिजिक्स की एक प्रॉपर्टी मानी गई है कि बाएं से दाएं की तरफ हम प्रकाश को आपतित कर रहे हैं। हालांकि हम दूसरी तरह से भी ले सकते हैं, लेकिन एक तरह से आप पहले समझिए। तो ये जो दिशा है, ये आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश, आपका ये प्रकाश इस दिशा में आपतित हो रहा है। जितनी भी हम दूरियां नापते हैं वो P से, ध्रुव से नापेंगे। जो भी दूरियां नापी जाएंगी वो कहां से नापी जाएंगी? P से नापी जाएंगी। अब देखिए, मान लेते हैं कि वस्तु ये यहां है, ये आपका वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब मान लेते हैं कि यहां बना है। ये A B आपका वस्तु है, और A डैश B डैश आपका प्रतिबिंब है। अब यहां हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो जैसे ज्योमेट्री में आप यूज करते हैं कि अगर हम इसे एक एक्सिस के रूप में ले लें, ये एक P को, ध्रुव को, जो कि यहीं से दूरियां नापी जा रही हैं, तो अगर हम जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये इसे मूल बिंदु ले लेते हैं, ये इसे धन x अक्ष हो गया, ये माइनस धन x अक्ष हो गया, और माइनस x एक्सिस हो गया, और ये y एक्सिस हो गया, और ये माइनस y एक्सिस हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से हमको इसे भी लेना है। ये हम पॉजिटिव लेते हैं, ये हम नेगेटिव लेते हैं, फिर ये हम पॉजिटिव लेते हैं, और ये हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहां भी बिल्कुल पोल को O मानिए कि यहाँ पोल है आपका। तो जो भी दूरियां इस अक्ष से, जो आपका मेन एक्सिस है, जो आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से ऊपर जो दूरियां नापी जाएंगी ये धनात्मक होंगी। तो इस दिशा में नापी गई दूरियां क्या होंगी? धनात्मक। इस दिशा में तो जैसे वस्तु की दूरी ये आपका क्या होगा? धनात्मक। और प्रतिबिंब की दूरी, ये नीचे की तरफ जो दूरियां नापी जाएंगी
ये ऋणात्मक होंगी। तो सबसे पहले ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि ऊपर और नीचे, है ना, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो दूरी इस मुख्य अक्ष से ऊपर नापी जाएगी वो धनात्मक, और जो दूरी मुख्य अक्ष के नीचे नापी जाएगी वो ऋणात्मक। जैसे यहाँ जो वस्तु होगा वो धनात्मक, हम सिर्फ चिन्ह में बता दे रहे हैं, और जो प्रतिबिंब की लंबाई के लिए हम लेंगे वो ऋणात्मक होगा। अब चलिए, जैसे वस्तु की दूरी हमको लिखना रहता है तो हम P से नापना शुरू करेंगे। तो P से जब नापेंगे तो वस्तु यहाँ है, तो यहाँ से हम इस तरह से नापना शुरू करेंगे। प्रकाश के चलने की दिशा के विपरीत जब हम नाप रहे हैं या इस -x अक्ष पर नाप रहे हैं, तो प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में होने के कारण यह क्या होता है, ऋणात्मक होगा। प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में हम नाप रहे हैं, इधर से नापना P से, इधर हम नापेंगे वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, U से। तो इसलिए ये आपका -U होगा। कैसे नापेंगे, P से हम नापना शुरू करते हैं, तो P से इधर हम नाप रहे हैं वस्तु को, आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत है, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक। वस्तु की दूरी को हम -U लिखेंगे। प्रतिबिंब भी आपका इसी दिशा में है, तो प्रतिबिंब की दूरी को भी हम V से लिखते हैं, तो ये भी ऋणात्मक होगा, ये भी आपका क्या हो गया, -V हो गया। ये दूरी जो होगी आपकी ये -V होगी। अच्छा, अब मान लेते हैं कि कोई प्रतिबिंब इधर रहा होता, यहाँ कोई भी प्रतिबिंब बना होता, सपोज कर लेते हैं कि अगर कोई प्रतिबिंब ये इधर बना होता, तो इधर अगर प्रतिबिंब बन रहा है और यहाँ से आप नाप रहे हैं, तो आप देखिए ये धनात्मक होगा। ये क्यों धनात्मक होगा, क्योंकि धन x दिशा में ये नापी जा रही है, और ऐसा भी हम कहेंगे कि प्रकाश के चलने की दिशा में हम नाप रहे हैं। तो एक बहुत आसान सा पॉइंट होगा आपका कि जो प्रकाश के चलने की दिशा में नापी जाएगी दूरी, सभी दूरियों को हम ध्रुव से नापेंगे, और जो प्रकाश के चलने की दिशा में मापी जाएगी वो धनात्मक होगी, और जो प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में मापी जाएगी वो ऋणात्मक होगी। तो ये अवतल दर्पण के लिए था। ऐसे ही हम लोग उत्तल दर्पण के लिए भी लेते हैं। देखिए, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये वक्रता केंद्र हो गया। हाँ, यहाँ कुछ चीजें हम और भी बताते हैं आपको, जैसे ये R वक्रता त्रिज्या, तो ये दूरी आपकी वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या भी P से नापी जाएगी, तो इसका ऋणात्मक होगा। ये आप आगे जान जाएंगे, इसकी आवश्यकता भी आगे रहेगी। ये फोकस दूरी यहाँ तक के लिए, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये ऋणात्मक ली जाती है। ये देखिए, ये आपकी फोकस दूरी हो गई, ये वस्तु की दूरी हो गई, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई, और ये आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई। तो अवतल दर्पण में हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक, वस्तु की दूरी ऋणात्मक, और अगर जो प्रतिबिंब वस्तु की ही तरफ बन रहा है उसके लिए हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, और जो दर्पण के पीछे बनेगा उसके लिए धनात्मक चिन्ह लेंगे, और इसकी सहायता भी हम ले सकते हैं। इसमें आइए देखते हैं, इसमें हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु ये यहाँ रहेगी अगर, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। चलिए, दर्पण के पीछे यहाँ कोई प्रतिबिंब ये बन रहा है, AB है, इसका प्रतिबिंब हो गया A' B'। ये आपतित प्रकाश की दिशा है, आपतित प्रकाश हो गई आपकी। आपतित प्रकाश। अब देखते हैं, जैसे वस्तु की लंबाई के लिए ये पॉजिटिव लिया जाएगा, प्रतिबिंब भी आपका ऊपर की ही तरफ है तो ये भी पॉजिटिव लिया जाएगा। यहाँ भी आप मान सकते हैं कि ये आपका अक्ष हो गया, तो यहाँ ये O ओरिजिन की तरह व्यवहार करेगा। देखते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु की दूरी हम लेंगे क्या,
ऋणात्मक। प्रकाश के चलने के विपरीत हम नाप रहे हैं, या यूं कह सकते हैं माइनस x दिशा में नाप रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ये तो ऋणात्मक हुआ, लेकिन प्रतिबिंब ये धनात्मक होगा। प्रतिबिंब की दूरी जो है ये पोल से नापेंगे, ये आपका धनात्मक होगा। और इसी तरह से आपकी फोकस दूरी भी धनात्मक होगी। आपकी फोकस दूरी F किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, धनात्मक। इसके लिए वक्रता त्रिज्या क्या होगा, यह भी धनात्मक होगा। ये आपकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक हुई। ये अवतल दर्पण था और ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की ये चिन्ह परिपाटी हो गई। इसी के अनुसार हमें सवालों को हल करना होगा, या जो भी न्यूमेरिकल दिए जाएंगे उसमें चिन्ह लगाना रहेगा। तो बहुत आसान सा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो मुख्य अक्ष के ऊपर नापा जाएगा वो धनात्मक, और जो लंबाई मुख्य अक्ष के नीचे नापी जाएगी वो ऋणात्मक। जो मुख्य चीजें हैं जिन्हें आप बिल्कुल याद कर लीजिए। P से हम नापेंगे, जो भी दूरी हम प्रकाश के चलने की दिशा में नापेंगे वो धनात्मक, और जो दूरी प्रकाश के चलने की दिशा के विपरीत नापेंगे वो ऋणात्मक। ये इतना पॉइंट ये दोनों पर ही लागू होगा, बहुत आपको याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये आप भली भांति जान लिए होंगे। अब हम लोग दर्पण सूत्र जानेंगे, दर्पण सूत्र क्या होता है, और रेखीय आवर्धन के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र, यहां हम फोकस दूरी के लिए सूत्र लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं ऐसे भी हम, फोकस दूरी के लिए सूत्र। फोकस दूरी के लिए जो सूत्र होता है ये है 1/f इक्वल्स टू बी 1/v प्लस 1/u। यहाँ आपका f क्या है, f जो है ये फोकस दूरी किसकी, दर्पण की, दर्पण की फोकस दूरी। u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। और v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये फोकस दूरी के लिए सूत्र होगा। यह अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए लागू होगा। क्या है यह सूत्र, जो है ये सूत्र आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए ही लागू होगा। आपके कोर्स में इसका प्रूफ नहीं है, इसका निगमन नहीं है, निगमन आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। 11 में आपको निगमन पढ़ना रहेगा। तो जो 11 के लिए हम आपको लेक्चर देंगे, अगर आप जानना चाहेंगे तो वहां से आप ले लीजिएगा। यहाँ फिलहाल अभी आपको नहीं बता रहे हैं। फोकस दूरी के लिए सूत्र का हम ये प्रयोग करेंगे, 1/f इक्वल्स टू बी 1/v प्लस 1/u। और एक चीज हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो f, v और u होगा, ये जो अभी हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ी है उसी के अनुसार हमको इसका उपयोग करना रहेगा। तो ये दर्पण का सूत्र हो गया। और आवर्धन, दर्पण का आवर्धन, आवर्धन के लिए सूत्र जान लेते हैं। उसको हम रेखीय आवर्धन भी कहते हैं, रेखीय आवर्धन, इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। तो ये देखिएगा, जो लीनियर मैग्निफिकेशन, जैसे दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखा गया, उस वस्तु का कोई प्रतिबिंब बनता है। तो आप जानते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, और वस्तु से बड़ा भी हो सकता है। अब जो प्रतिबिंब की लंबाई है
वो वस्तु की लंबाई के अनुपात में कैसी है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है यही कहलाता है आवर्धन, यही आवर्धन कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो आवर्धन क्या है? किसी वस्तु का दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, किसी वस्तु का दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसे आप आवर्धन भी कह सकते हैं। तो रेखीय आवर्धन क्या है या आवर्धन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है? किसी वस्तु का दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को हम लोग m से, स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। तो हम सूत्र लिख सकते हैं कि रेखीय आवर्धन ये स्मॉल m से हम लोग व्यक्त करते हैं। क्या हो गया? प्रतिबिंब की लंबाई और बटा वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात ही ये मैग्निफिकेशन कहलाता है। अक्सर हम लोग प्रतिबिंब को आई से इमेज लिखते हैं, तो हम इसे आई लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट ये वस्तु को लिखते हैं तो हम ओ लिख सकते हैं। या आप उसकी लंबाई को, प्रतिबिंब को h डैश लिखिए और इसको वस्तु की लंबाई को h लिखिए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत आसानी से हम जानते हैं कि m इक्वल्स टू भी हो गया आई बाई ओ। आई का मतलब इमेज की लंबाई ले लेते हैं और ओ का मतलब ये वस्तु की लंबाई ले लेते हैं। अब आइए देखते हैं कि थोड़ा सा इसके लिए एक सूत्र का सहारा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। कोई भी वस्तु ये यहाँ रखी हुई है, मान लेते हैं कि ए बी ये कोई भी वस्तु रखी हुई है, ये आपका दर्पण हो गया M1 और M2, अवतल दर्पण है, ये वस्तु हो गया। तो वस्तु की लंबाई, इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, ये O से हम लिख सकते हैं या इसको H से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे O से लिखिए आप या H से लिखिए ना, दोनों से भी हम लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट को O से लेते हैं, इसकी लंबाई को H से लिख दिया। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, ये लगा देते हैं। दूसरा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आती हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब हमको प्राप्त हुआ वो देखिए यहाँ प्राप्त हुआ, ये आपका B डैश हो गया, ये A डैश हो गया, ये आपका इमेज हो गया, इसे हम I से लिखेंगे, और या आप लिखना चाहें तो H डैश से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट AB है, इस AB का जो प्रतिबिंब हमको मिला, ये कहाँ मिला? ये A डैश B डैश उल्टा मिला। अब अगर हम एक किरण को ये मानते, प्रतिबिंब हमारा बन गया है लेकिन ऐसे भी हम ले सकते हैं, एक किरण आरेख अगर ऐसे लेते, ठीक है,
तो यहाँ हम ये देखते हैं कि एक त्रिभुज लेते हैं ए बी पी। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? ए बी पी। देखिएगा, ट्रायंगल ए बी पी तथा एक त्रिभुज हमने लिया ए बी पी, और फिर हम ले रहे हैं ए डैश बी डैश पी, एक ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। ये दोनों त्रिभुज में आप ये देखिए, ये जो कोण होगा ये इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये परावर्तन का नियम है। तो एक त्रिभुज के लिए हम लिख रहे हैं कोण ए पी बी, ये बराबर हो गया किस कोण के लिए? इस दूसरे वाले कोण के लिए, मतलब ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश, ये दोनों कोण बराबर हुए। अच्छा, ये देख रहे हैं कि हमने इसको बिल्कुल लंबवत ही लिया है, आप इसको भी ले सकते हैं, ये ऐसे लंबवत हमने लिया है तो लंबवत ही बनेगा। तो दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि आपका ए बी पी, ये जो होगा ए बी पी, ये ए डैश बी डैश पी इसके भी बराबर होगा, ए डैश बी डैश और पी, ये प्रत्येक 90 अंश है। ये परावर्तन के नियम के अनुसार ऐसा हमने लिखा, और ये प्रत्येक 90 अंश है। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। तो ये त्रिभुज क्या हुए? समरूप हो गए, समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं आनुपातिक होती हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती हैं? आनुपातिक होती हैं। तो आनुपातिकता का हम नियम यहां लगा देते हैं। देखिए, इस त्रिभुज में इसकी लंबाई लेते हैं और बटा इसकी लंबाई लेते हैं, या इसकी लंबाई लेते हैं बटा इसकी लंबाई लेते हैं। तो पहले इसका ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई चाहिए। तो देखिए, ए डैश बी डैश ये ले लिया हमने, ए डैश बी डैश बटा क्या ले लें? ए बी ले लिया हमने, ए बी लिया। इस त्रिभुज में इन दोनों त्रिभुज की भुजाएं आनुपातिक हैं, तो इनके कोण के सामने लिया, तो ये एक भुजा हमको मिली और ये एक भुजा मिली। अच्छा, फिर दूसरा एक और ले लेते हैं। जैसे एक ए बी पी, इसमें हमें एक मिल रहा है पी बी और इसमें मिल रहा है पी बी डैश। तो पहले छोटा वाला त्रिभुज हमने लिया है, तो ये बराबर हो गया हमारा पी बी डैश बटा पी बी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप देखिए, ए डैश बी डैश जो है हमारा, ए डैश बी डैश को हम क्या लिखते हैं? आई। ए डैश बी डैश को हमने क्या लिखा है? आई। तो लिख दीजिए आप आई, और ए बी है आपका ऑब्जेक्ट ओ, और पी बी डैश पी पोल हो गया, और ये बी डैश यहाँ आपका प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे लिखेंगे? अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ जो इमेज है, अभी चिन्ह के अनुसार इसको कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव होगा और इमेज आपका नेगेटिव होगा, तो इमेज को हमने नेगेटिव लिख दिया। अच्छा, फिर देखिए, पी बी डैश, तो प्रकाश के चलने की विपरीत नाप रहे हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को हम v से लिखते हैं, तो ये माइनस v हो गया। यही जानना है हमको, चिन्ह हमको कैसे लगाना है, तो ये माइनस v हो गया। फिर देखते हैं हम, ये वस्तु की लंबाई है P से B की दूरी वस्तु की लंबाई, इसका मतलब ये कितना हो गया? माइनस u। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या दोनों तरफ की एक माइनस काट दीजिए तो एक माइनस रह जाएगा, तो हम लिख सकते हैं I बाई O, और ये बराबर हो गया माइनस V बाई U। अच्छा, अब आप देखिए, यही I बाई O है क्या? ये आपका M है, तो I बाई O को हम M भी लिख सकते हैं। देखिए, यहां हम लिख दे रहे हैं, आपका मैग्निफिकेशन का जो सूत्र मिल रहा है वो क्या हो गया? M बराबर I बाई O। हम I को, इमेज की लंबाई को H डैश से भी लिखे हैं,
तो हम h डैश बाई h भी लिख सकते हैं। हम इसे I बाई ओ कितने के बराबर है, माइनस v बाई यू के बराबर है, तो ये हो गया माइनस v बाई यू। ये आपका हो गया मैग्निफिकेशन पावर, रेखीय आवर्धन। तो ये रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र हुआ। यह रेखीय आवर्धन का जो सूत्र है ये उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दोनों के लिए लागू होता है। रेखीय आवर्धन का ये जो सूत्र है ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए लागू होता है। अब हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, एक चीज और देख लीजिएगा कि आपका मैग्निफिकेशन पावर, ये यहाँ देखिए आपको माइनस लग रहा है, तो अच्छा यहाँ देखने पर आपको प्लस लग रहा है, तो बिल्कुल सही आपने समझा है कि मैग्निफिकेशन जो होगा, जो आपका रेखीय आवर्धन होगा, वो धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। धनात्मक तब होगा जब प्रतिबिंब धन दिशा में बनेगा, और अगर प्रतिबिंब उल्टा बन गया, विपरीत वस्तु की लंबाई के, मतलब उल्टा बना, तो ये ऋणात्मक होगा। तो ये ऋणात्मक ये बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु की ही दिशा में बन रहा है या वस्तु के विपरीत दिशा में बन रहा है। चलिए आइए अब हम न्यूमेरिकल पे कुछ चर्चा करते हैं। देखिए कुछ प्रश्न हम आपको लिखेंगे, फिर प्रश्न समझिए, फिर उसको किस तरह से हल करना है ये समझिएगा। तो ये आपका आंकिक है। आंकिक, इसमें पहले हम प्रश्न लिखते हैं। ये आपका पहला प्रश्न होगा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की, रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं सवाल क्या कहा है। सवाल ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और उसे हल करेंगे। हल करने में स्टेप बाय स्टेप आप प्रयोग करिए। जिस तरह से सवाल में दिया गया है सबसे पहले उसको प्रतीकों के रूप में लिखिए। जो सवाल में आपको दिया गया है सबसे पहले उसे उससे संबंधित प्रतीक के रूप में लिखिए। फिर आप देखिए सवाल में पूछ क्या रहा है, तो जो पूछ रहा है और जो आपको दिया गया है उस पर आधारित सूत्र आप लिखिए। फिर उस सूत्र में उन मानों को रख करके हल कर दीजिए, आपका बहुत आसानी के साथ जवाब आंसर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी को f से लिखते हैं और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो -10 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो गई, -10 सेंटीमीटर। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो दर्पण से वस्तु की दूरी को हम u से लिखते हैं और u भी हमारा ऋणात्मक होता है। कितना हो गया,
20 सेंटीमीटर। तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति के लिए हम v को प्राप्त करेंगे, v का मान ज्ञात करना है। सूत्र हमें पता है कि जो सूत्र हमारा होता है, ये सूत्र क्या है, 1/f इक्वल्स टू बी 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र से हम क्या प्राप्त करेंगे, v को पहले प्राप्त करते हैं। तो इससे देखते हैं 1/v ही रहने देते हैं इसको, और इसे इधर ले आते हैं, तो 1/f माइनस 1/u हो गया। अब देखिए हमें f और u दोनों का मान मालूम है, इन मानों को इनके चिन्ह सहित लिखते हैं। तो चिन्ह सहित लिखिए, 1/f हो गया आपका -10, फिर माइनस 1/u हो गया -20 लिख दीजिए। फिर आप देखिए ये हो गया 1/-10, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया आपका 1/20। आपका एलसीएम क्या हो गया 20, यहाँ कितना आ जाएगा -2, और यहाँ आपका +1 आ गया। तो -2 + 1 ये आपका हो गया -1, -1/20। ये हो गया किसका मान, 1/v का मान हो गया। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, ये आप हल कर लीजिए और लिखिए आपका v का मान कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की ही ओर बनेगा। तो वस्तु की ओर -20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लिख सकते हैं, यही आपका जवाब हो गया। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, वस्तु की ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये हो गया आपका स्थिति। तो बहुत आसानी के साथ हम लगा सकते हैं। सबसे पहले इन मानों को लिखते हैं, ये सूत्र लिखते हैं और सूत्र में रख करके हल कर देते हैं, और जो मान आया उसके चिन्ह के अनुसार ही लिखते हैं। यहाँ माइनस आ गया मतलब वस्तु की ही ओर बनेगा, अगर प्लस आ गया तो दर्पण के पीछे बनेगा। तो -20 सेंटीमीटर ये वस्तु की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है हमारा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दूसरा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, कोई अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु यहां कर लीजिए, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, की दूरी ज्ञात कीजिए।
आइए देखते हैं, हल करते हैं। अब एक सवाल आप लोगों ने जैसे लगाया है ऐसे इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं, जल्दी लगा देंगे। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, तुरंत लिखेंगे आप -20 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि फोकस दूरी जो है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो आपका कितना आ गया -20/2, कितना हो गया -10 सेंटीमीटर। तुरंत इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको मालूम हो गया। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी u से लिखते हैं, u कितना हो गया -15 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी v हमें ज्ञात करनी है। अब हम तुरंत सूत्र लगाते हैं, 1/f इक्वल्स टू बी 1/v प्लस 1/u, बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल है ये। 1/v इक्वल्स टू बी 1/f माइनस 1/u, तो 1 हमारा v हो गया, कितना हो गया, f का मान आपका -10 है, तो 1/-10 माइनस 1/u, u की वैल्यू आपकी है -15, तो -15 हो गया। आइए यहां से देखते हैं, 1/v इक्वल्स टू बी -1/10, और ये आपका माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो ये प्लस लिख दिया, 1/15 हो गया। यहाँ एलसीएम आप देखिए 30 हो गया, तो -3 यहाँ आ गया, 10 × 30, 3 से गुणा करेंगे -3 हो गया, प्लस 15 दूना 30, यहाँ 2 हो गया, कितना आ गया ये -1/30, ये 1/v की वैल्यू आई, तो v की वैल्यू कितनी आ गई -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि वस्तु की ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु की ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से, एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति हमको ज्ञात करनी है और लंबाई भी ज्ञात करनी है। इसको हल देखते हैं, जैसे पिछले सवाल लगाए गए उस तरह से लगाना है, बस इसमें एक पॉइंट और बढ़ा दिया है कि हमको लंबाई ज्ञात करना है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किससे लिखते हैं, r से, बिल्कुल सही।
कितना है -40 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या -40 सेंटीमीटर हो गया। आपकी फोकस दूरी ये r/2 होगा, कितना हो गया -40/2, कितना हो गया -20 सेंटीमीटर। फिर आइए देखते हैं 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई को हम लोग आई से लिखते हैं। आई कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो u कितना हो गया -30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v, ये हम ज्ञात करेंगे और लंबाई ज्ञात करेंगे। तो प्रतिबिंब, 1 मिनट, ये 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से, तो दर्पण से वस्तु रखी है, ये ऑब्जेक्ट है, O है, और हमें क्या ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति तथा लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए ये प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करते हैं। चलिए अब यहां आप देख सकते हैं हमें F भी पता है और U भी पता है, तो V अभी पिछले सवाल की तरह लगा देते हैं। क्या हुआ हमारा 1/f इक्वल्स टू बी 1/v और प्लस 1/u, हमें v ज्ञात करना है, तो 1/v इक्वल्स टू बी 1/f माइनस 1/u हो गया। 1/f, f हमारा कितना है -20, ये हो गया -20 माइनस, और u कितना है -30, तो ये -30। चिन्ह हम जरूर लिखेंगे, चिन्ह अगर गलत लिख दिया या चिन्ह नहीं लगाए तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा, इसीलिए सबसे पहले चिन्ह परिपाटी ही बताई गई है। तो आप देखिए ये हो गया -1/20, माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, और ये हो गया 1/30, तो ये कितना हो गया हमारा 60, 20 3 60 -3 हो गया और प्लस 30 दूना 60, ये कितना हो गया -1/60। किसकी वैल्यू आ गई 1/v की, तो v हमारा कितना हो गया -60 सेंटीमीटर। ये -60 सेंटीमीटर क्या बताया v, और v क्या था हमारा प्रतिबिंब की स्थिति, तो माइनस बता रहा है कि वस्तु की ओर, तो तुरंत यहां लिख देंगे वस्तु की ओर 60 सेंटीमीटर दूरी पर, ये लिख देंगे वस्तु की ओर 60 सेंटीमीटर दूरी पर। अच्छा फिर देखते हैं हमें क्या है प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की लंबाई आई ज्ञात करनी है। हम मैग्निफिकेशन पावर के लिए जानते हैं m इक्वल्स टू भी होता है I/O, या इसी को हम लिख सकते हैं -v/u, -v/u। अब देखिए चूंकि वस्तु की ओर ये बना तो -60 सेंटीमीटर आया, और आई हमें ज्ञात करना है, तो आई अपने आप अपना चिन्ह बताएगा कि हम कैसे आएंगे, उल्टा बनेंगे कि सीधा बनेंगे, अभी हम आपको बता रहे हैं। और ओ आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, तो चलिए ओ की वैल्यू लिख दिया हमने 4 सेंटीमीटर, और ये हो गया माइनस चिन्ह लगा दिया। वी कितना है -60, तो जो चिन्ह आएगा उसके सहित हमको लिखना है, तो -60 ये हमने लिख दिया। और u हमारा कितना है, u देखिए -30 है, तो चलिए u हमने लिख दिया -30 लिख दिया। अब आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 आ गया हमारा, तो i हमारा कितना आ गया -8, i -8 सेंटीमीटर आया। -8 क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक बनेगा, तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर सवाल में आगे सवाल में भी पूछ लिया जाएगा, तो अगर सवाल में ये पूछ लिया जाएगा प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा होगा। तो उल्टा प्रतिबिंब अगर प्राप्त हो रहा है तो माइनस चिन्ह आएगा। तो आपको सिर्फ आई का मान ज्ञात करना था, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी थी, तो आप यहां अभी सिर्फ लिख दें प्रतिबिंब की लंबाई, ये है हमारा 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 सेंटीमीटर से दुगना आपको मिला।
चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, ये तीसरा था। चौथा सवाल देखते हैं। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। 3 मीटर है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। यहां देखते हैं, अभी तक जो हमने सवाल लगाए वो अवतल दर्पण के लिए था, और हम जानते हैं कि ऑटोमोबाइल में जो साइड मिरर होता है इसका उपयोग हम करते हैं वो उत्तल दर्पण का बना होता है, और उत्तल दर्पण की यहाँ वक्रता त्रिज्या क्या है? 3 मीटर। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये r, ये पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। कितना हो गया? 3 मीटर। एम लिख दे रहे हैं, मीटर हो गया। फोकस दूरी उत्तल दर्पण की इसीलिए धनात्मक होती है। ये आपका क्या हो गया? r/2। एफ और आर में ये रिलेशन है, बहुत महत्वपूर्ण है ये एफ आर का रिलेशन। तो ये हो गया आपका +3/2। कितना हो गया? ये हम लिख सकते हैं +1.5। ये फोकस दूरी हो गई आपकी मीटर में। तो चलिए त्रिज्या हमको मालूम हो गया, वक्रता त्रिज्या आपका दिया था। यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर स्थित है, तो ये वस्तु की तरह हो गया। ये कितना हो गया? 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। यू जो है ये हमेशा माइनस ही लेना है, बाई कन्वेंशन में ये बताया आपको। तो 5 मीटर ये माइनस हो गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब हमें v ज्ञात करना है। प्रकृति, अब प्रकृति भी आपको ज्ञात करनी है। प्रकृति का मतलब हुआ कि ये आपका आभासी होगा कि
वास्तविक होगा, आभासी होगा या वास्तविक होगा, ये प्रकृति ज्ञात करना है। तथा आकार ज्ञात करना है। आकार का मतलब ये आई हमें ज्ञात करना है। ये तीन चीज हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आइए सूत्र लगाते हैं, सूत्र से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। सूत्र तो हमारा यही है, 1/f ये इक्वल्स टू बी 1/v और प्लस 1/u। हमें क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। तो 1/v हम लिखेंगे, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। यहां से हुआ हमारा 1/f, f हमारा कितना हो गया, आसानी के साथ ये 3/2 का प्रयोग करिए। तो f का यहाँ जब 3/2 प्रयोग करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ हम लिख दे रहे हैं 3/2, दशमलव से बढ़िया रहेगा। माइनस माइनस हो गया, -5 आपको यूज करना है, तो 1 ये हो गया -5। अब आप देखिए ये 2 ऊपर चला गया, ये 2/3 हो गया और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये हो गया 1/5 हो गया। तो कितना हो गया ये 15 और 3 बचे 15, 5 गुना 10 और प्लस ये 1 हो गया। कितना हो गया, ये 11/15 हो गया। कितना हो गया, 11/15 होगा। किसका मान, ये 1/v का मान हो गया। तो v का मान कितना हो गया, v का मान आप देखिए धनात्मक आ रहा है। कितना आ गया, 15/11। 15/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 धनात्मक हुआ, 11 और ये हो गया आपका 4, तो 40 हो गया, 11 33 और 7 40, 11 66। तो हमारा कितना आ गया, प्लस 1.36 मीटर। ये सारे हमने मात्रक जो है सबका मीटर में लिख रखा है, तो मीटर में ही हम लिखेंगे। अब एक चीज ये तुरंत हम समझ लेते हैं कि क्योंकि दर्पण कैसा था, उत्तल दर्पण था, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो प्रकृति कैसा होगा इसका, आभासी होगा और सीधा होगा। तो यहां हम लिखेंगे दर्पण के पीछे 1.36 मीटर पर आभासी तथा सीधा, ये इसका प्रकृति हो गया। सीधा जब दर्पण के पीछे रहेगा तो दर्पण के पीछे आभासी ही बनता है, हमेशा सीधा होगा। तो प्रकृति ये तुरंत हो गया आपका। अब हमें ज्ञात करना है कि ये इमेज की लंबाई क्या होगी। तो इमेज की लंबाई के लिए हम m का प्रयोग करते हैं। m बराबर हो गया आपका I/O। I/O ये बराबर -v/u हम लिखते हैं। तो I हो गया, O देखते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। आकार भी आपको ज्ञात करना है। तो वस्तु की तो लंबाई इसमें दी नहीं गई है, 3 मीटर की दूरी पर था, ठीक है, अभी हम अनुपात के रूप में कर ही दे रहे हैं। तो आई हो गया और ओ ऑब्जेक्ट की लंबाई यहाँ दी नहीं गई है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम ओ लिख दे रहे हैं और ये बराबर हो गया हमारा माइनस v की जगह पे हम प्रयोग कर ले रहे हैं, v की जगह पे हो गया हमारा 15/11। तो ये हो गया हमारा 15/11 और बटा u का मान हो गया हमारा, u का कितना है -5। तो u का मान हो गया -5। तो -5 का मतलब हो गया ये 5/1 हो गया। ये ऊपर चला जाएगा और ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ये इस तरह से होता है। तो और माइनस माइनस आपका ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपका 15/11 गुणे 5। तो हम कह सकते हैं 5, ये हमारा हो गया 15। तो हमें आई ज्ञात करना है, तो आई का मान हमारा कितना हो गया, ये 3/11 और इंटू ओ। जो ऑब्जेक्ट का मान आएगा, देखिए धनात्मक बता रहा है कि आपका सीधा होगा,
है ना, आई का धनात्मक मान ये आपका सीधा होगा। तो ऑब्जेक्ट का जो भी मान होगा छोटा ही बनना है, 3/11 का इसका रेशियो है, तो ओ का मान जो भी आएगा ये इतना सेंटीमीटर मीटर में दिया गया है, इतना मीटर होगा। तो सेंटीमीटर में अगर बदलना है तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो जो भी ओ का जो भी मान आएगा, मीटर में रहेगा तो मीटर में, और सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए भी हम फोकस दूरी वो दिया गया है तो हम प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। फिर आगे का सवाल देखते हैं। चलिए, ऑटोमोबाइल के बाद 5वां सवाल, एक उत्तल दर्पण से, 5वां सवाल देखते हैं। एक उत्तल दर्पण से, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी, 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है, वस्तु की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है, तुरंत हम क्या लिखेंगे, u। u कितना हो गया, -25 सेंटीमीटर, इतनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है। एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और बटा वस्तु की लंबाई ये कितनी है, आधी है, तो 1/2 हो गया, है ना। प्रतिबिंब की लंबाई, इस पर हमेशा देख, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई का प्रतिबिंब की लंबाई आधा है, तो I/O ये 1/2 हो गया। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है, ये अलग तरह का सवाल मिला आपको की बार, तो F हमको यहाँ ज्ञात करना है। चलिए, ये आपका मैग्निफिकेशन पावर हुआ। यम बराबर हम जानते हैं कि I/O होता है और ये होता है -V/Q। तो I/O की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1/2, हमें पता है यहाँ से, और ये बराबर हो गया -V, और U की जगह पे कितना हो गया, -25, तो ये माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, और V बराबर कितना हो गया, 25 से यहाँ गुणा हो गया, तो 25/2, 25/2 का मतलब हो गया 12.5 सेंटीमीटर, ये आपका धनात्मक आया। तो दर्पण के पीछे आपका ये प्रतिबिंब बनेगा। हमें ज्ञात क्या करना था, लेकिन फोकस दूरी ज्ञात करना था। अगर प्रतिबिंब की भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पूछता, तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनता, दर्पण के पीछे 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और आभासी बनता, सीधा बनता, और हमें ज्ञात करना है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के लिए हम सूत्र लगा देते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और 1/v, v हमारा 25/2 आया, तो 1/v की जगह पे हम लिख सकते हैं 25/2
और धन u का मान हमारा है -25, तो 1/-25 कर देते हैं। ये ऊपर आपका चला गया, 2/25 माइनस 1/25 कितना हो गया, ये 1/25। तो ये 1/f का मान है, 1/f का मान है। f कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आपको किसमें आया, धनात्मक आया। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक आएगी। तो अगर ये धनात्मक नहीं आ रहा तो हमारा गलत हो जाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ये धनात्मक आनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी। आइए फिर अगला सवाल देखते हैं। छठा सवाल देखते हैं। उत्तल दर्पण से, छठा होगा, उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब, मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तथा किरण आरेख भी बनाइए, तथा किरण आरेख भी बनाइए। देखिए, अब जो ये सवाल है उत्तल दर्पण के लिए ये भी है, इसमें एक नया चीज इसमें थोड़ा सा कर दिया कि तथा किरण आरेख भी बनाइए। तो जैसे बड़े सवाल हो जाते हैं, किरण आरेख ये भी मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर का हो गया और आपका सवाल हो गया, तो इस तरह से ज्यादा नंबर के आ जाएंगे ये। इसका हल हम देखते हैं, पिछले सवाल की ही तरह है। क्या है, उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती, मोमबत्ती कितनी दूरी पर है, ये वस्तु की दूरी हो गई -30 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो धनात्मक होता है, दर्पण के पीछे बनता है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ये हमें ध्यान रखना रहेगा। चिन्ह हमेशा उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा। इसलिए हमें ये जरूर ध्यान रखना, ये पॉइंट नोट करने वाला रहेगा कि V हमें यहाँ पॉजिटिव लेना। V अगर आपने नेगेटिव ले लिया तो अवतल के लिए हो जाएगा। तो देखते हैं इस उत्तल दर्पण का क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है, F हमें ज्ञात करना है, किरण आरेख भी देना है। तो चलिए बहुत आसान सा सवाल है। 1/f = 1/v + 1/u, ये सूत्र लगा देते हैं। 1/v हो गया आपका 1/10 और प्लस 1/u की जगह पे -30 दिया है, -30 हमने लिख दिया। ये कितना हो गया 1/10, यहाँ माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, 1/30 हो गया। ये आपका एलसीएम हो गया 30, 10 तियां 30 और 30 कन्नम 30। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1/f, ये आपका आ गया 3 - 1, ये हो गया आपका 2।
तो 2/30 हो गया। 2/30 को ये हम 2 15 है 30 कर सकते हैं। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए धनात्मक आ रहा है। कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर आ गई। किरण आरेख हमें देना है, किरण आरेख आराम से आप दे सकते हैं। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बनाइए, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये आपका पोल हो गया। यहाँ हम फोकस ले लेते हैं और यहाँ वक्रता केंद्र ले लेते हैं। वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब यहाँ कहीं वस्तु आपकी रखी हुई है, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो ये हो गया हमारा -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हमारी वस्तु रखी हुई है। ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब किरण आरेख देना है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात यहाँ फोकस से फैलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, ये फोकस बिंदु ले लेते हैं। यहाँ फोकस से ये क्या होगी, फैलती हुई प्रतीत होगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। और दूसरा ले लेते हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। ये देखिए, इसको हमें डॉट से करना चाहिए क्योंकि इससे आगे जाएगा नहीं। तो वक्रता केंद्र की ओर जो जाएगी ये उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो डॉट से हम देखते हैं, बिंदुवार जो है किरणों से यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। प्रतिबिंब फोकस दूरी तो आपकी कितनी आई है, ये 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर से कम ही दूरी पर आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो कम आपका है ये 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये इसका किरण आरेख हो गया। किरण आरेख भी बहुत हम आसानी के साथ दे सकते हैं। जो सवाल है उसी सवाल के अनुसार हम किरण आरेख देंगे। तो अगला सवाल देखते हैं, 7वां। एक दर्पण के सामने सातवां सवाल है, एक दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए
आइए इसको देखते हैं। यहां दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वस्तु रखी हुई है, तो यू हमारा कितना हो गया -20 सेंटीमीटर। फिर यहाँ ये नहीं क्लियर कर रहा है कि ये दर्पण उत्तल है कि दर्पण अवतल है, ये हमें अपने सूझबूझ से करना होगा। तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण की ही ओर, तो दर्पण की ओर बन रहा है, नहीं, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण की ही ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की ही ओर का मतलब दर्पण के सामने, तो दर्पण के सामने बनता है, इसका मतलब ये -30 सेंटीमीटर लिखेंगे। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अगर कहता तो हम धनात्मक लिखते। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी और प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है और क्या ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करनी है। वो दर्पण कैसा होगा, दर्पण की प्रकृति का मतलब दर्पण अवतल होगा या दर्पण उत्तल होगा, ये उसकी प्रकृति होती है। तो आइए ये देखते हैं। 1/f ये इक्वल्स टू बी 1/v और प्लस 1/u हो गया। तो v है हमारा -30 लिख दिया, और प्लस 1/u है हमारा -20, तो यहाँ -20 लिख दिया। चलिए हमारा एलसीएम तुरंत कितना हो गया, 60 ले सकते हैं, तो 30 दूना 60, 2 हो गया, और प्लस 20 तिया 60, तो ये -3 हो गया। तो यहाँ ये देखते हैं -3 और आपका -2 कितना हो गया, -5 और बटा 60, तो 12 बचे 60, ये 12 हो गया। आपकी फोकस दूरी कितनी आ गई, -12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी हो गई, -12 सेंटीमीटर हो गई। -12 सेंटीमीटर क्या बता रहा है, फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या बताता है कि फोकस दूरी ये ऋणात्मक होना बता रहा है तुरंत। ये दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। तो तुरंत अगर आपने सही चिन्ह का प्रयोग किया है तो तुरंत फोकस दूरी का चिन्ह ही बता देगा कि उस दर्पण की प्रकृति क्या है। तो फोकस दूरी के चिन्ह से हम दर्पण की प्रकृति निकालेंगे। प्रकृति कैसी होगी, अवतल होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा 8वां सवाल है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, इसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, इसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब, कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब इसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बने। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बने। चलिए इसका हल देखते हैं।
सवाल क्या है, दर्पण कैसा हमारा अवतल दर्पण, इसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या को r से लिखेंगे, अवतल दर्पण है तो -20 सेंटीमीटर हो गया। फोकस दूरी क्या होगा, r/2 हो गया, r का मान हो गया -20 बटा 2 कितना हो गया -10 सेंटीमीटर। तो हमें तुरंत इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी मालूम होगी। इसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, तो वस्तु को कहाँ रखा जाए हमें क्या ज्ञात करना है, u ज्ञात करना है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी नहीं वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब दर्पण के सामने ही बनेगा, अवतल दर्पण दर्पण के सामने ही बनेगा, तो माइनस में होगा, क्या होगा v कितना होगा -30 सेंटीमीटर दूरी पर बने, -30 सेंटीमीटर दूर बने। तो हम u का मान ज्ञात कर लेंगे, सूत्र वही लगाएंगे 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u, और u हमें ज्ञात करना है तो 1/u लिख लेते हैं, ये 1/f और इधर इसको कर लेते हैं v को, तो -1/v हो गया। तो मान रख लेते हैं 1/u ये बराबर 1/f, f का मान कितना है -10, तो -10 हमने लिख दिया, फिर यहाँ माइनस है माइनस लिख दिया, 1/v, v है -30 तो ये हो गया -30 हो गया। तो चलिए हल कर लेते हैं, ये माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, एक बार एक लाइन और लिख दे रहे हैं -10 और ये प्लस हो गया 1/30, एलसीएम कितना हो गया 30, 10 तियां 30 -3 हो गया और प्लस यहाँ 1 हो गया, कितना हो गया ये -2/30, तो इससे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 15 आ गया, तो ये 1/u का मान था, तो u बराबर हमारा कितना हो गया -15 सेंटीमीटर। तो -15 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये आपका 8वां सवाल था। अब अगला सवाल देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, आपका 9वां सवाल है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने, कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने, जबकि प्रतिबिंब, इसमें कंडीशन दे रहा है, जबकि प्रतिबिंब, इसमें पहला कंडीशन ये है वास्तविक, दूसरा इसमें कंडीशन दे रहा है आभासी, हो। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की
स्थिति भी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये एक अलग तरह का सवाल है, इसका हल हम देखते हैं। दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। फोकस दूरी इसकी दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो चलिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमने लिख दिया -15 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, हमें ज्ञात क्या करना है? यू ज्ञात करना है। दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने। तो प्रतिबिंब कैसा बनना है? 5 गुना बने। ठीक है, आई और ओ का जो रिलेशन है वो प्रतिबिंब जो है ये 5 गुना बने। ओ का 5 गुना, ये ओ ऑब्जेक्ट की लंबाई हम ले रहे हैं, तो प्रतिबिंब जो है उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने। प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने। जबकि प्रतिबिंब, अब यही कंडीशन शुरू होता है। आपका पहला कंडीशन हम लेते हैं। पहले कंडीशन के लिए प्रतिबिंब कैसा हो? वास्तविक हो। तो आप देखिए, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा, आई और ओ का जो रेशियो होगा वो माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो जब उल्टा बनेगा तो हमें ये चिन्ह क्या लेना चाहिए? माइनस लेना चाहिए। बस यहाँ यही इतना ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ क्या होगा? ऐसे आप लिखो I/O, I/O ये कितना होगा? -5 होगा। वास्तविक बना तो वास्तविक बनने के कारण कितना होगा? -5 होगा। हमें ज्ञात क्या करना है? U ज्ञात करना है। तो UV हमको चाहिए। अब ये देखते हैं कि जो सूत्र हमें मालूम है कि M = V I/O, ये = V -V/U। तो यहाँ से हम ये देखते हैं, I/O की जगह पे हम -5 लिख देंगे और माइनस हो गया, और V हमने लिख दिया, और U दोनों हमको मालूम नहीं है, ये कैंसिल हो गया। तो V की जगह पे हम कितना लिखेंगे? 5U। V की जगह पे क्या हो गया? 5U। अब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। 1/F = 1/V + 1/U। चलिए, 1/F का मान लिख लेते हैं -15। 1/V हमें U का मान ज्ञात करना है, तो हम चाहे तो इसको U में ही कन्वर्ट कर दें। तो U में जब कन्वर्ट किए रहेंगे सीधे हमारा U का मान आएगा, इसीलिए V का मान यहाँ हम लिख देते हैं और U के रूप में मान प्राप्त कर लेते हैं। तो V की जगह पे हम कितना लिख दें? 5U। V की जगह पे हम 5U लिखते हैं, और फिर यहाँ देखते हैं +1/U। क्या हो गया? +1/U हो गया। अब देखते हैं, देखिए यहाँ हमने चिन्ह इसका लिख दिया था, यहाँ माइनस चिन्ह इसका लिखा है हमने सूत्र के अनुसार, तो इसलिए यहाँ फिर आपको प्रयोग नहीं करना है। इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं। -1/15। अच्छा, अगर हम मान लीजिए चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं तो आप देखिए आपका V भी माइनस होगा और U भी माइनस होगा। दोनों माइनस होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगा, तो फोकस दूरी धनात्मक आने लगेगी। फोकस दूरी हमको ऋणात्मक भी चाहिए, इसलिए इसी तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये 5U हो गया, 1 हो गया, और प्लस ये 5 हो गया। कितना हो गया? 6। तो -1/15 और ये हो गया 6/5U। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए। तो 5U ये बराबर हो गया 15 × 6 और माइनस चिन्ह लगा दीजिए, किसी भी चाहे यहाँ लगा दीजिए, यहाँ एक ही जगह चाहे जहाँ। U की वैल्यू हो गई -15 × 6/5। 5 × 15 हो गया, और U हमारा कितना आ गया? U बराबर -6 × 18। तो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखना चाहिए?
18 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखना चाहिए। जो हमारा पहला कंडीशन आया, पहला कंडीशन क्या आया कि वस्तु को 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। अब प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो जब प्रतिबिंब की ही स्थिति हमें ज्ञात करनी है तो देखिए हमें यहाँ सूत्र मिला हुआ है, एक दोनों में रिलेशन मिला हुआ है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कितनी हो गई, 5 से आप गुणा कर दीजिए, 5 और गुणे u, u हो गया आपका -18, 18 बचे 90, -90 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो दोनों ही दर्पण के सामने बनेंगे। दर्पण के सामने वस्तु 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और प्रतिबिंब आपका 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा मिलेगा। आभासी हो, सेकंड कंडीशन पर हम विचार करते हैं, आभासी हो। तो सवाल यही है आपका, क्या करना है, आभासी हो। तो जब आभासी होगा तो I और O का जो संबंध होगा वो प्लस होगा। प्लस क्यों होगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। तो ये हमको धनात्मक ले लेना रहेगा। अब देखिए ये आपका पहला कंडीशन हो गया। अब हम दूसरे कंडीशन के लिए करते हैं सवाल, यही सवाल ये सेकंड कंडीशन के लिए है। क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव होने के कारण देखिए आपका ये पॉजिटिव हो गया और ये आपका नेगेटिव ही था। तो आपका v का मान, v बराबर कितना हो गया, -5u हो गया। v की जगह पे हम -5u का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ रख देते हैं हम 1/f, ये हो गया आपका 1/v। 1/v की जगह पे हम प्रयोग कर देंगे -5u का प्रयोग करेंगे और ये 1/u हो गया। तो अब यहाँ हम देखिए -1 हो गया हमारा और u की वैल्यू हो गई हमारी 5। चलिए अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। घट जाएंगे तो क्या हो गया आपका 4/5u, 4/5u आपका ये जो 4/5u आया। अब चलिए यहाँ हम इसको मिटा देते हैं, कैलकुलेशन यहाँ देखने के लिए ये इसको मिटा दे रहे हैं, इधर की वैल्यू भी मिटा दे रहे हैं। देखिए हम यहाँ से भी ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, 5 तिया ये 15 हो गया और u बराबर हो गया, कितना हो गया 3 चौक 12, -12 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी पर रखना होगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। अब जब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब देख लेते हैं, v = -5 और u की जगह पे हो गया -12, माइनस आपका पॉजिटिव हो गया और 12 × 5 = 60 सेंटीमीटर हो गया। तो प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो देखिए ये आपका दर्पण के प्रतिबिंब के बनने के लिए न्यूमेरिकल्स थे। हम इस तरह के न्यूमेरिकल पर और अभ्यास करके इस तरह के सवाल को अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये मैग्नीफिकेशन पावर पर और 1/f = 1/v + 1/u पर आधारित सवाल थे। इसे आप लोग दोहराइए और इस तरह के अन्य सवालों पर अभ्यास करिए।